मेरे को 1.5 घंटा लगता है। 1.5 घंटा लगता है। हाँ जी, डेफिनेशंस जो मेन होंगी वही करेंगे हम, ठीक है। अब मार्कर करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन अब इसके अंदर सारी लिख लेते हैं, जो उसमें से जरूरी होंगे हम सबसे पहले वो करेंगे। डेफिनेशन किसके अंदर आती है? सेक्शन 2 2A says about aggrieved. Who is an aggrieved? जिसके पर violence हुई हो, जो abused हुआ हो, so that person is an aggrieved person. Okay, the next one is B as child out of the marriage above adopted या foster child. Foster child क्या होते हैं? It's a kind of adoption, ठीक है। लेकिन foster child होते हैं कि हम अगर कोई मूवी देखी आपने, जैसे देसी बॉयज मूवी देखी थी, उनमें एक ना अक्षय कुमार का भतीजा था, he was not able to take care of that child, तो उसको फोस्टर होम में भेज देते कि किसी और के पास भेज देते कि वो उसके अच्छे से देखभाल कर सके। ये वैसे इंडिया में कम चलता है, बहुत कम चलता है। 2+C is compensation order. You know that compensation क्या होती है? compensation का मतलब होता है किसी भी नुकसान के लिए हर्जाना भरना। नेक्स्ट custody order. Custody अगर if it's done with the minor child, तो उसकी कस्टडी का ऑर्डर होगा कि कस्टडी किसी और को दी जाएगी, तो उसकी मदर को या फिर उसके फादर को, ठीक है। E domestic incident report, this is important. इसके सेक्शंस आपने याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, इसके एमसीक्यूज भी देंगे हम बाद में। हाँ जी। नेक्स्ट डोमेस्टिक रिलेशनशिप, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये अभी आप डिटेल में कराएंगे। हाँ जी। अभी हम सिर्फ लिख रहे हैं कि हमारे पास डेफिनेशंस है कितने डोमेस्टिक वायलेंस। नेक्स्ट डोमेस्टिक वायलेंस, ये भी इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है, लेकिन ये आएगी सेक्शन 3 में। अगर यहाँ पे आपको पूछा जाता है किसी भी तरह की डिफाइन कहाँ पे, डिफाइन यहाँ पे नहीं, डिफाइन इन सेक्शन 3। H is next is dowry. Dowry is also important. Next magistrate. कौन से कोर्ट में किस मजिस्ट्रेट के अंदर केस जाएगा, this is also important. मेडिकल फैसिलिटीज स्टेट प्रोवाइड करती है, ठीक है, नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट बट स्टिल विल डू इट। Then monetary relief. To close JK monetary relief. पहले इतनी करते हैं, बाकी बात करेंगे। Yes, ठीक है। Now who is an aggrieved person? According to the Basic language, means any woman यानी कि कोई भी woman who is, या तो वो अब रह रही है, और who has been, या फिर वो रह चुकी है in a domestic relationship. कैसे रिलेशनशिप में? डोमेस्टिक रिलेशनशिप में with the respondent, किसके साथ? रिस्पोंडेंट के साथ, and who alleges to have been subjected to any act of domestic violence by the respondent. जो allege करती है कि accuse करती है respondent को कि उसने मेरे साथ domestic violence की है, that person is an aggrieved person. Okay, जिसके साथ सेक्शन आ सकता है। अच्छा, aggrieved person कौन से एक्ट के अंदर डिफाइंड है, किस सेक्शन के अंदर डिफाइंड है, और aggrieved person होता कौन है? कोई वुमन हो सकती है, मैन हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप कैसा होता है aggrieved person का? रिस्पोंडेंट के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप होता है। इसके अंदर से कई क्वेश्चंस निकल आते हैं, अगर आपको ये क्लियर है आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो।
हमने केस किया था कल, वेलुस्वामी वर्सेस पच्चीअम्बल वाला केस, उसमें क्या था, फीचर्स लिव इन के। के अब एग्रीव्ड पर्सन सिर्फ और सिर्फ एनी वुमेन के अंदर वो वुमेन भी इंक्लूड होगी जो कि लिव इन में रह रही है। मैरिज रिलेशनशिप प्लस लिव इन, ओके, ये दोनों के दोनों रिलेशनशिप अग्रीव्ड के अंदर आ जाएंगे। डोमेस्टिक रिलेशनशिप यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो अग्रीव्ड पर्सन आपको समझ आया कौन होता है, द पर्सन, एनी वुमेन, या तो वो इस समय रह रही है या या फिर फिर रह चुकी है रह चुकी है डोमेस्टिक रिलेशनशिप with the respondent whom he alleges who alleges to have been subjected for this domestic violence on violence respondent, ठीक है। अग्रीव्ड पर्सन आपको क्लियर है क्या होता है, Yes. कौन होता है अग्रीव्ड पर्सन, जो कि जिसके ऊपर हिंसा हुई है, who has been abused either physically, sexually, emotionally, religiously, any way, ठीक है, that is an aggrieved person। केस के अंदर आएगा 2A के अंदर वेलुस्वामी वर्सेस पच्चीअम्बल, ठीक है। ये केस हाँ जी, जिसमें लिव इन के ग्राउंड्स दे रखे हैं, 5 ग्राउंड्स है लिव इन के, कौन कौन से, parties must be both parties must behave like husband and wife, next legal age होनी चाहिए, qualified to enter into the marriage, ठीक है, voluntarily live together in the same place and must have lived together in a significant household. एग्जैक्टली, ठीक है। सिग्निफिकेंट हाउसहोल्ड, शेयर्ड हाउसहोल्ड के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। इसके अंदर ये पूरा का पूरा आ जाता है, वेलुस्वामी की जजमेंट 2A के अंदर आप डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज चाइल्ड। अब चाइल्ड कौन होता है, चाइल्ड यहाँ पे माइनर, less than 18 years old. माइनर कौन होता है, who is less than 18 years, ओके। अब यहाँ पे चाइल्ड कौन कौन सा आ सकता है, अपना खुद का बच्चा जो कि रियल है अपना चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा, अडॉप्टेड आ सकता है, स्टेप चाइल्ड भी आ सकता है और फोस्टर भी आ सकता है। कौन कौन है, Real, step, फोस्टर, foster, अडॉप्टेड और अपना रियल ब्लड भी, ये 4 चाइल्ड की कैटेगरी में आएंगे। एज क्या होनी चाहिए, लेस देन 18, ओके, 18 माइनस होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए, अगर 18 से ज्यादा तो वो चाइल्ड नहीं रहता, ठीक है। अब चाइल्ड के साथ भी यहाँ पे क्या हो सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस हो सकती है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि घरों में बच्चों को बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं, दैट इज आल्सो डोमेस्टिक वायलेंस, राइट। लेकिन हम यहाँ पे प्रोटेक्शन वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं, चाइल्ड के बारे में भी हम बाद में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कंपनसेशन ऑर्डर। कंपनसेशन ऑर्डर हम सेक्शन 22 में पढ़ेंगे प्रॉपर्ली, यहाँ पे वो डिफाइन नहीं है, सेक्शन 22 के अंदर डिफाइन होगा, ओके। नेक्स्ट इज कस्टडी ऑर्डर, वो होगा सेक्शन 21 के अंदर डिफाइंड, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। ये होता क्या है, रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट मतलब किसी चीज के बारे में बताना, FIR करते हैं या फिर किसी की रिपोर्ट करते हैं हम। इंसिडेंट क्या होता है, कोई घटना, डोमेस्टिक क्या हुआ, घरेलू, किसी घरेलू घटना की रिपोर्ट इज डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2E and the bare language says domestic incident report means a report made in the prescribed form on a receipt of a complaint of domestic violence from an aggrieved person। अब ये देखो domestic incident report करेगा कौन, aggrieved person will do the report, and who is aggrieved over here, it's a woman। aggrieved person is defined in section 2A and domestic violence is defined in section 2E, ठीक है। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट कहाँ पे होगी, नियर बाय किसी पुलिस स्टेशन में हो जाएगी, NGOs में हो जाती है, सर्विस प्रोवाइडर, और इसके अंदर कुछ ऑफिसर्स बनाए हुए हैं उनके पास भी हो जाती है, ठीक है, या फिर डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास भी जाकर हो जाती है, ठीक है। समझ आया आपको डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट क्या होती है, हाँ जी। नेक्स्ट है डोमेस्टिक रिलेशनशिप। अब डोमेस्टिक रिलेशनशिप होता क्या है, डोमेस्टिक, हाँ जी, कल हमने इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था। डोमेस्टिक रिलेशनशिप यानी कि एक घर के अंदर रहते हुए किसी का रिलेशन होना, मेनली अगर हम हस्बैंड एंड वाइफ की बात करते हैं तो
intimate relationship partner. Either it's a live-in partner or the marriage partner, the marital partner. Okay, according to the section 2 clause G, हम इसे section 3 में पढ़े, sorry 2 हाँ 2F के अंदर है, means a relationship between two person who live or have at any point of time lived together or shared household when they are related by consanguinity, marriage, or through a relationship in the nature of marriage, adoption, or are family members living together as the joint family. अब इसको हम तोड़ के पढ़ेंगे क्योंकि पूरा एकदम नहीं होगा, इसके अंदर बहुत कुछ है. पहला रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स, एक रिलेशनशिप है दो लोगों के बीच में, ठीक है. अब वो दो लोग कौन है? हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, जो एक घर के अंदर रहे, ठीक है. नेक्स्ट, हु लिव और हैव एट एनी स्टेज, या तो वो करंटली अभी एक साथ रह रहे हैं या एनी स्टेज ऑफ टाइम की एक टाइम पे वो दोनों एक साथ रहे हैं, ठीक है. और उन्होंने एक घर शेयर किया है, वो एक छत के नीचे एक ही घर के अंदर रहे हैं. दैट विल कंसीडर एज अ शेयर हाउसहोल्ड, शेयर्ड हाउसहोल्ड, ठीक है. व्हेन दे आर रिलेटेड टू कंसैंग्यूनिटी, मैरिज, थ्रू अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, या फिर आगे जो वो एक उनका रिलेशन होता है, कैसा रिलेशन होता है उनका? मैरिज का, कंसैंग्यूनिटी का, या फिर कोई ऐसा रिलेशन जो कि बिल्कुल मैरिज की तरह हो, दैट इज लिव इन रिलेशन, जो बिल्कुल ही मैरिज की तरह है, ठीक है. कंसैंग्यूनिटी मींस प्रॉपर मीनिंग इज, I'm telling you the proper meaning exactly. Okay, it stands for not something that you are having an intimate kind of relationship with someone, but exact meaning I'm telling you. The fact of being descended from the same ancestor. Okay. Some kind of relationship जो कि आप बहुत ही close relationship, ठीक है. It can be ancestral, it can be a marriage, it can be something. If you are living in the same house, it doesn't mean that you are husband and wife only. It can be brother sister, it can be any other relation also. That is considered as a consanguinity relationship. Okay, जहाँ पे आप एक साथ रह रहे हैं एक ही हाउस में. Okay. Now the next line is adoption or are family members living together as a joint family. अब नेचर ऑफ मैरिज में अडॉप्शन भी हो सकता है कि किसी बच्चे को अडॉप्ट किया हो. फैमिली मेंबर्स जो एक साथ रह रहे हैं जॉइंट फैमिली के अंदर, वो सभी के सभी डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर आते हैं. ओके, कौन कौन आता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर? वो लोग जो कि एक टाइम पे अभी साथ रह रहे हैं या फिर साथ रह चुके हैं. सेकंड आर दोस्त जो एक घर के नीचे रहते हैं, कंसैंग्यूनिटी, मैरिज, लिव इन एंड अडॉप्टेड, और जो फैमिली मेंबर्स जॉइंट फैमिली के एक साथ रह रहे हैं. तो ये 8 हैं जो कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है. ये 8 समझ आ गए टोटली. नेक्स्ट इज सेक्शन 2 क्लोज जी, दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस. अब डोमेस्टिक वायलेंस हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस हम पढ़ेंगे सेक्शन 3 के अंदर, ठीक है. सेक्शन 3 के अंदर ये बहुत ब्रॉडली डिफाइंड है. नेक्स्ट इज डाउरी. नाउ व्हाट इज डाउरी? That is defined in the Dowry Prohibition Act section 2. But dowry को हम in the casual language क्या बोलेंगे? दहेज, गिफ्ट्स, या फिर कोई भी आर्टिकल्स, ज्वेलरी हो गया, कार, या फिर कोई भी मोटर व्हीकल्स, ये सब कुछ डाउरी में दिया जाता है. सो दैट इज डावर. ओके, तो डावर का मतलब होता है कि शादी के टाइम पे जो गिफ्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोई भी चीज, ज्वेलरी आर्टिकल्स हो गए या कोई भी महंगी चीजें. बहुत ज्यादा इंडियंस में बहुत ज्यादा रिवाज है कि बहुत महंगी महंगी चीजें गिफ्ट्स में देते हैं और उसी को डावर कहते हैं. उसको गिफ्ट का नाम दे देते हैं बट वो होता डावर ही है. Because at the time of marriage दिया जाता है along with daughter. हाँ जी, along with daughter. डॉटर के साथ बहुत कुछ जाता है, उसका फर्नीचर भी जाता है, उसकी मतलब कि शू से लेके उसका हेयर पिन तक सब कुछ जाता है. वो सब कुछ उसका डावर है, जो उसका स्त्री धन भी होता है. हाँ, ठीक है. नेक्स्ट इज
मजिस्ट्रेट। नाउ हु इज अ मजिस्ट्रेट? मजिस्ट्रेट को होता कौन है? मजिस्ट्रेट एक वो बॉडी है जिसके पास केसेस इट्स अ काइंड ऑफ जज, है ना? अब यहाँ पे मजिस्ट्रेट कौन होगा? किस मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जा सकता है केस? ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, JM1C, ओके, JMIC, इनके पास जाएगा सबसे पहले। या फिर अगर मेट्रोपोलियन सिटी है तो मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट के पास। अब मेट्रोपोलियन डिफाइंड है CRPC में अंडर सेक्शन 6। वो होती है जो बड़ी, जिनकी जब बड़ी जुरिसडिक्शन है, जैसे दिल्ली हो गया, हाँ जी, वहाँ पे मेट्रोपोलिटन है। अब हम यहाँ की मानते हैं, जैसे कि मोहाली की लगाओ, मजिस्ट्रेट है। मेट्रोपॉलिटन सिटी वो होती हैं जो काफी बड़ी एरियाज में की वास्ट होती हैं, ठीक है, जहाँ पे एक ये तो है ही है जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, लेकिन इतनी बड़ी वास्ट सिटी के लिए एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी चाहिए होता है, ठीक है। तो उसके पास भी जाके केस रजिस्टर हो सकता है, जो कि वहां पे जुरिसडिक्शन में, जिसकी जुरिसडिक्शन के अंदर वो आते हैं। अब केस फाइल हो कहाँ सकता है? in the area where aggrieved person resides temporarily or otherwise, or the respondent resides or the domestic violence is alleged to have been taken. तीन दोनों जगह, पार्टीज में से कोई भी रहा हो या रहता हो, और यहाँ या जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तीन जगह हो सकता है जहाँ पे aggrieved पर्सन टेम्परेरी या परमानेंटली जैसे भी रिसाइड कर रहा है, जो वुमन है जो वहां पे टेम्परेरी रिसाइड कर रही है, ठीक है। सेकंड प्लेस है जहाँ पे रिस्पोंडेंट रहता है, रिस्पोंडेंट के ऊपर वहीं पे केस भी हो सकता है, ठीक है। एंड द थर्ड इज डोमेस्टिक वायलेंस, जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हुई है। अब अगर हम देखते हैं कि घर के अंदर हुई डोमेस्टिक वायलेंस, तो वो उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जा सकती है या फिर अपने घर जाके वहां पे कंप्लेन कर सकती है। लेकिन अगर घर के प्रीमाइसेस के बाहर हुई है, किसी मार्केट में जाते हुए हुई है, वहां उसको थप्पड़ मारा है, देन तो जहां लोकल जुरिसडिक्शन बनती है वहां पे जाके वो उसी टाइम कंप्लेन कर सकती है, ठीक है, जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस अकर हुई है, हैपन हुई है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटीज वो होती हैं जो कि स्टेट प्रोवाइड करती है। अब ज्यादा उसको मारा होगा तो स्टेट उसका खर्चा उठाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका इलाज होता है, ओके। नेक्स्ट इज मॉनेटरी रिलीफ। नाउ व्हाट इज मॉनेटरी? monetary is related to money. Something related to money. And what is relief? Relief is kind of relaxation. Relaxation kind of, yes. मॉनेटरी रिलीफ यानी कि मनी की तरफ से उसको बेचेंज कर देना। हमने हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ा होगा सेक्शन में पेंडेंटी लाइट, इंटेरिम मेंटेनेंस पढ़ा है, वो आ जाता है इसके अंदर कि उसको मेंटेन करना फिर भी हस्बैंड के उसके ऊपर है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। Now monetary relief means the compensation which the magistrate may order the respondent to pay to the aggrieved person at any stage during the hearing of an application seeking any relief under this act to meet the expenses incurred and the losses suffered by the aggrieved person as a result of the domestic violence. Now what does it means? It means कि respondent जो है वो aggrieved person को maintain करने के लिए क्या देगा? पैसे देगा। किसके ऑर्डर पे? मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे, ठीक है। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे जितना मजिस्ट्रेट को सही लगेगा उतने उसको पे करने ही पड़ेंगे। अब वो मजिस्ट्रेट किस टाइम कह सकता है कि पे करे? ड्यूरिंग द हियरिंग, आफ्टर द हियरिंग, या फिर जब भी वो डिमांड करे उसको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब अग्रीव पर्सन जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई है उसको जो जो एक्सपेंसेस, मतलब जो जो उसको लॉस हुआ है, अगर उसका कोई ज्वेलरी आर्टिकल था वो उसने तोड़ दिया, उसका और सामान था वो तोड़ दिया, जला दिया, उसके लिए भी उसको पे करना पड़ेगा। अग्रीव्ड को ना रिस्पोंडेंट ही पे करेगा और हमेशा, ठीक है। और उसके जो डेली डे टू डे लाइफ के खर्चे हैं वो भी पे करेगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन जो भी नोटिफाई हो जाता है ऑफिशियल गेजेट के अंदर, दैट्स अ नोटिफिकेशन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा करना। नाउ सेक्शन 2 क्लोज है, इट इज प्रिस्क्राइब्ड, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं करना कि प्रिस्क्राइब जो रूल्स इसके अंदर प्रिस्क्राइब किए हुए हैं। अब नेक्स्ट पेज पे है प्रोटेक्शन ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑर्डर और रेसिडेंस ऑर्डर। ये हमारे आगे सेक्शन 8, 18 और 19 में डिफाइंड है, तो इनको भी हम छोड़ रहे हैं, ठीक है।
प्रोडक्शन ऑफिसर वैसे बता देती हूँ क्या होता है कि एक ऑफिसर अपॉइंट किया हुआ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो कि सिर्फ इसी काम के लिए, ठीक है। प्रोडक्शन ऑर्डर जो वो ऑर्डर पास करेगा, रेसिडेंस ऑर्डर वो हम आगे सेक्शन 19 में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज द रिस्पोंडेंट। नाउ हु इज द रिस्पोंडेंट? होता कौन है रिस्पोंडेंट? जिसने एग्री अब्यूजर कह सकते हैं, सॉरी अब्यूजर कह सकते हैं उसको। मेनली अब्यूजर कौन होता है? the male person in the family. Male person is in the family is known as the abuser. Yes, ma'am. Why? Because he's having much more strength than the female persons. So section 2 clause Q says about the respondent. Now respondent is the one who is going to respond, जिसके ऊपर accusations लगे हुए हैं, ठीक है। It means any adult male person who is यानी कि अभी और has been ही या फिर रहा हो, ठीक है। इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप, अगेन डोमेस्टिक रिलेशनशिप की बात हुई है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप कैसा? घर के अंदर एक ही छत के नीचे उन्होंने टाइम एक साथ स्पेंड किया है काफी टाइम तक, ठीक है। विद द अग्रीव्ड पर्सन, रिस्पोंडेंट किसके साथ रहा हो? With the अग्रीव्ड के साथ, ठीक है। रिस्पोंडेंट कौन है? जिसने अब्यूज किया है। अग्रीव्ड कौन है? जो कि अब्यूज हुई है, ठीक है। अब रिस्पोंडेंट एक टाइम पे अग्रीव्ड के साथ रह रहा है या रह रहा था और उस टाइम पीरियड में उसने अग्रीव्ड को सफर करवाया किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है। एंड अगेंस्ट whom the aggrieved person has sought any relief under this act, जिसके अगेंस्ट अग्रीव्ड ने क्या किया? कोई रिलीफ मांगा कि मुझे रिलीफ चाहिए इस पर्सन से। he is beating me, he is infringing my rights, he is violating me, so I want relief under this act, okay। Then the respondent is the one who had abused someone, okay। clear with the respondent? इसमें केस है संध्या वानखेड़े वर्सेस मनोज वानखेड़े। लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको नोट्स दे दूंगा। ठीक है, संध्या वानखेड़े वर्सेस मनोज वानखेड़े 2000 का केस है ये। मनोज वानखेड़े कितना है? 2000 का केस है। ये रिस्पोंडेंट के ऊपर है केस। He is the respondent Manoj and she is the plaintiff। इस केस के नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। ओके, हु इज अ सर्विस प्रोवाइडर? सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है? Section 10 के अंदर provided that an aggrieved wife or female living in a relationship in the nature of marriage may also file a complaint against it। ओके ठीक है, हाँ ये मैं भूल गई। अब इसमें क्या होता है कि provided that an aggrieved wife or a female living in a relationship, जो aggrieved wife है या फिर फीमेल जो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, तो जो कि मैरिज की तरह है टोटली रिलेशनशिप, ठीक है। मैरिज या फिर लिविंग रिलेशनशिप जो कि टोटली मैरिज की तरह है, जहां पे वो एक ही घर में रह रही हैं, ठीक है, वो भी फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट अगेंस्ट द हस्बैंड और द मेल पार्टनर और द रिलेटिव। अब इस केस के अंदर क्या हुआ था संध्या वानखेड़े वर्सेस मनोज वानखेड़े के अंदर? इस केस के अंदर ये हुआ था, कोर्ट ने कहा कि रिलेटिव्स को तब तक नहीं खींच सकते अंदर जब तक कि वो एक्चुअली लायबल ना हो। If they are not liable, why to drag them in? Na? If it's the husband only, he's the abuser, then only he should be claimed for that, accused for that. Why relatives are in question? Relatives को इसलिए remove करो जब तक relatives का part नहीं है, तो उनको drag मत करो। It was said in संध्या वानखेड़े versus मनोज वानखेड़े। Okay. Next is service provider, वो हम section 10 के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। The next one is share household, बहुत important है ये। तो shared household क्या होता है? स्टेटमेंट से पता लग रहा है इस वर्ड से।
Now shared household is the house where both the persons are living, both the aggrieved and respondent are living or has lived at once time. ठीक है, तो वो क्या होता है? shared household defined under section 2s. S से S shared household याद रहेगा, ये aggrieved A से A याद रहेगा, ठीक है? ये थोड़ा याद करने की पड़ेंगे. respondent Q है, ठीक है? वो थोड़ा इस चीज को याद रखना पड़ेगा. Okay, now what is a shared household? Means a household where the person aggrieved lives or at any stage has lived in a domestic relationship, either singly or along with the respondent, and includes such a household whether owned or tenanted either jointly by the aggrieved person and the respondent, or owned or tenanted by either of them, in respect of which either the aggrieved person or the respondent or both jointly or singly have any right, title, interest, or equity, and include such a household which may belong to the joint family of the which the respondent is a member, irrespective of whether the respondent or the aggrieved person has any right, title, or interest in the shared household. बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें है कुछ नहीं. सिंपल वर्ड्स में अगर कहें कि एनी स्टेज ऑफ लाइफ में, मतलब कि जहां पे वो दोनों के दोनों डोमेस्टिक रिलेशनशिप में थे, तो वो एक घर के अंदर रहे हो. अब वो घर कौन सा हो सकता है? चाहे वो किराए का मकान हो, टेनेंटेड हाउस, चाहे जॉइंटली है. टेनेंटेड हाउस कौन सा होता है? जिस किराए का घर, ठीक है. नेक्स्ट क्या है? jointly by Jointly- the three person and the जॉइंट हाउस यानी कि जहां पे उन दोनों ने खुद क्या किया हो? खुद खरीदा दोनों ने हाउस, ठीक है. तो उनका वो क्या होगा? जॉइंट हाउस, जहां पे हस्बैंड और वाइफ दोनों के दोनों ने खुद ब खुद वो घर खरीदा है. ओके, नेक्स्ट इज or owned or tenanted by either of them in respect in of which either agreed person या तो वो दोनों ने टेनेंट में लिया हुआ था. अब क्या है कि दोनों में से किसी एक ने भी अगर टेनेंट में लिया हुआ है, कि उनमें से किसी एक ने भी उसका किराया है, तो यहाँ पे बोथ टेनेंटेड, बोथ के लिए, यहाँ पे सिर्फ सिंगल. ओके, या सिंगल है या बोथ है. हाँ जी. तो चाहे उसका मतलब अगर तो ओनरशिप है तो चाहे उसके पास राइट ऑफ टाइटल है, interest or equity includes the household which may belong to the joint family of which the respondent is a member. अब चाहे और कौन सा joint हो सकता है? family के रिलेटेड है. मतलब कि अगर किसी की शादी हुई है, वो अपने घर में लेके जाएगा टेनेंट हाउस में, तो नहीं, जॉइंट फैमिली का अगर उसके घर है तो वो अपनी जॉइंट फैमिली के घर में लेके गया. अब जॉइंट फैमिली में हिस्सा तो उसका भी है. जॉइंट फैमिली में हिस्सा अगर 4 का घर है, 4 में से एक हिस्सा तो उसका भी है, तो उस हिस्से में भी वो शेयर्ड हाउसहोल्ड में माना जाएगा. ठीक है. और या फिर जहां पे किसी घर के अंदर अग्रीव्ड पर्सन का या रिस्पोंडेंट का पूरा टाइटल इंटरेस्ट है शेयर्ड हाउसहोल्ड के अंदर, जिस घर के अंदर वो रहे हैं उस घर के अंदर उनका टाइटल भी है कि उनके नाम भी है वो घर. ठीक है. अब इसमें एक चीज है एक्सेप्शन इसकी, अगर जो हाउस है वो हस्बैंड की मदर के नाम पे, क्या वो उसमें काउंट होगा? शेयर्ड हाउस, वो रही है उस घर के अंदर, लेकिन क्या इसके अंदर काउंट होगा? नहीं होगा. अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट एसआर बत्रा वर्सेस तमन्ना बत्रा, and then the Supreme Court has widely spoken that if there is a house and where the couple has lived together either by the marriage or by any other way, and that house belongs to the mother, it is of her, the title is of mother of respondent, mother of respondent यानी कि इसकी मदर इन लॉ. ओके, इसकी मदर इन लॉ के हाउस पे इसका तो हक हो ही नहीं सकता. मदर की प्रॉपर्टी पे हक किसका होता है? उनके बच्चों का, लेकिन हाउस अभी तक इसी के नाम है, तो वो शेयर्ड हाउसहोल्ड के अंदर नहीं आएगा. ठीक है. It is stated in the judgment of SR Batra versus Tamanna Batra by the Supreme Court of India. ठीक है. Now what is a shelter home? You can understand the meaning of shelter, na? What is a shelter? छत.
होम, घर, रीड करो उसको, क्या है ये? शेल्टर होम मींस एनी शेल्टर Any होम। shelter home as may be notified by the state government to be a shelter home. जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो यहाँ पे शेल्टर होम है, ठीक है। कोई भी शेल्टर होम, जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट काफी शेल्टर होम प्रोवाइड करते हैं ना, कि यहाँ पे रैन बसेरे हैं, वैसे, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउ किया हो कि यहाँ पे रह सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अब तो वैसे इनके खत्म होने वाली क्लास, 12 तक की है इनकी क्लास, उसके बाद तो नहीं होगा, उसके बाद तो फिर मेरा ही पढ़ाओगे। तो मेरे पास उनका भी बर्डन है ना, उस वजह से मेरे को सुबह 2 घंटे उनकी क्लास लेनी होती है। हाँ चलो, ये सारा का सारा समझ आ गया। इसमें से थोड़े क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, सारी डेफिनेशंस में से, ठीक है। इस तरीके से पढ़ोगे ना, हमेशा याद रहेगा, हमेशा एक एक चीज को, एक एक वर्ड को डिफाइन करके, ओके। नाउ हु इज एन अग्रीड पर्सन इज डिफाइंड अंडर तो वे agreed person, and the case law which I stated was the case law, name of the case, जिसके अंदर 11 पार्टनर्स के बारे में बताया था, वो नाम अगर वेलुस्वामी वर्सेस पच्चियम्मल, ठीक है, वेलुस्वामी वर्सेस पच्चियम्मल। उसके अंदर कितने प्रिंसिपल्स बताए गए थे? 5 प्रिंसिपल्स थे, ठीक है। और कैटेगरीज ऑफ चाइल्ड अंडर दिस एक्ट, कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड है चाइल्ड यहाँ पे? इंक्लूड करेंगे या 3, वैसे 4। हाँ जी, कौन कौन से? इंक्लूड करेंगे अडॉप्टेड, foster and stepchild. Stepchild is the one जो कि कौन सा होता है stepchild? मतलब हस्बैंड एंड वाइफ है, उनका एक बेबी है, ठीक है, लेकिन वाइफ की डेथ हो जाती है, सेकंड वाइफ आती है, तो वो बच्चा उसका क्या है? स्टेप चाइल्ड है, और वो उसकी स्टेप मदर है, ओके। इसके अंदर ये तीनों के तीन इंक्लूडेड है, और अपना खुद का बच्चा तो है ही। व्हाट्स द एज? एज इज लेस देन 18 years, माइनर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ओके। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट कहाँ पे होती है, कहाँ पे की जा सकती है? डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट, और नियर बाय पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। अगर मतलब एरिया के हिसाब से तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। और वो कभी कहाँ जाती है जहाँ पे एग्रीड पर्सन टेम्पररी और परमानेंटली रहा हो, या फिर रिस्पोंडेंट जहाँ पे रहता हो, या फिर जहाँ पे डोमेस्टिक वो वायलेंस हुआ है। एग्जैक्टली, ठीक है, ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट, डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है एंड इट इज डिफाइंड अंडर व्हिच सेक्शन? कोई बात नहीं, Domestic relationship is a relationship where any woman is or has been lived with the person जो respondent होता है उसके साथ in a same house, in the same under a shared household, so by the way of marriage, consanguinity or living, and या फिर adopted हो, फैमिली मेंबर्स, family member of a joint family, ठीक है। ये सभी के सभी डोमेस्टिक रिलेशनशिप नॉर्मली बात करते हैं ना, हमारे घर में जितने लोग रह रहे हैं हमारे साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ है, ब्रदर सिस्टर है, कोई अडॉप्टेड चाइल्ड है, तो सब क्या है? डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं हमारे साथ। नाउ व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस? इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3, वो हम कल करेंगे अच्छे से, ओके। मजिस्ट्रेट कौन सी क्लास का हो सकता है? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, एंड इफ इट इज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया देन metropolitan magistrate। जुरिसडिक्शन उसकी देखनी पड़ेगी, मेट्रोपॉलिटन आ सकती है कि वहां पे जेएमआईसी आएगा, ओके। नेक्स्ट इज मेडिकल फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट। और मॉनेटरी रिलीफ कौन प्रोवाइड करता है? वो ऑन द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट वो रिस्पोंडेंट पे करता है, एग्रीड पर्सन, ठीक है। एंड हु इज द रिस्पोंडेंट?
respondent is the person बेसिकली जो अब्यूजर होता है बेसिकली यस जो कि एग्रीड पर्सन के साथ रहा वो अंडर शेयर हाउसहोल्ड और उसने डोमेस्टिक वायलेंस करा एग्जैक्ट ठीक है अब शेयर हाउसहोल्ड क्या होता है शेयर हाउसहोल्ड हो गया दोनों बंदे जो रहते हैं इधर बाय द वे ऑफ मैरिज और लिविंग अंडर किसी घर में चाहे वो ओन्ड है चाहे वो टेनेंटेड है इधर चाहे वो दोनों के नाम पे चाहे किसी के एक के नाम पे जिसने रेंट पे करा हो और जिसके पास राइट है टाइटल का और इक्विटी और चाहे वो उस घर का चाहे जॉइंट फैमिली का है वो उस घर का मेंबर उसके अंदर टाइटल है उसका ठीक है अब इसके अंदर केस कौन सा होता है एसआर बत्रा वर्सेस समन्ना बत्रा मदर का जो हाउस होल्ड है वो शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर नहीं है ठीक है क्लियर विद दैट क्लियर विद द डेफिनेशन सारी डेफिनेशन हो गया आज हमारी कल हम करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन चैप्टर 2 ठीक है चैप्टर 2 के अंदर सिर्फ यही है कोशिश करेंगे हम चैप्टर 3 भी करें ठीक है वैसे मेरे को लगता नहीं हो पाएगा लेकिन